हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन है, इसके कंपाउंड्स मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा भी जो कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, वो क्या हो जाएगा, कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। और इसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे हम कार्बन के बारे में विचार करते हैं तो कार्बन क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कार्बन पाया जाता है। जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड को देखें या मार्कर को देखें या बुक को देखें, पेपर को देखें, कॉपी देखें, कुछ भी देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, तो उसमें कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। तो हम कार्बन को देखते हैं तो ये बहुत वास्ट एरिया में पाया जाता है। तो ये लिविंग थिंग्स है, जैसे लिविंग हो गए और नॉन लिविंग हो गए। तो ये दोनों चीज़ों में किसी न किसी रूप में कार्बन पाया जाता है। तो हम जैसे कि नॉन लिविंग थिंग में हम ये क्या देख रहे हैं, वाइट बोर्ड देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, और हमारे पास जो भी है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है आसपास, पेपर है हमारे पास। पेपर पेड़ से बनते हैं, तो जो ट्री से बनते हैं तो उसके कारण क्या होता है, इसमें भी कार्बन पाए जाते हैं। और लिविंग थिंग्स में जैसे हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, ह्यूमन बींग्स को देखा हमने, तो इसमें भी कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। आप जानते हैं ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन किसी न किसी रूप में आ गया। तो ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। इसी तरह से जितने भी जीव जंतु हैं उसमें कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। चूँकि साइंस में ट्री को भी क्या माना जाता है, ये लिविंग थिंग्स है, तो इस ट्रीज में भी कार्बन पाया जा सकता है, पाया जाता है। और जैसे कोई पुष्प है, फल है, फूल है, यहाँ किसी न किसी रूप में कार्बन पाया जाता है। तो हम कार्बन को देखते हैं तो हमारे कार्बन जो है कि आसपास वातावरण में इधर उधर में कार्बन दिखता है। हम कहते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कोयला में भी कार्बन है, पेट्रोल में भी कार्बन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है एक निश्चित मात्रा से, तो हम कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हम कार्बन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं कि कार्बन जो है कि हर जगह पाया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये अर्थ में और एटमॉस्फेयर में कितना कितना परसेंटेज के रूप में पाया जाता है। तो यदि हम इसका अर्थ पे देखें, अर्थ के ऊपर यदि हम इसको देखें, जैसे मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, तो इसमें मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, लैंड है, जमीन है हमारा। ये क्या है, सी है, समुद्र है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि समुद्र में भी क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जिसमें क्या होगा, कार्बन किसी न किसी रूप में पाया जाएगा। यदि हम लैंड की बात करें, तो यदि हम क्रस्ट की बात करें, इसको पृथ्वी को यदि हम काट दें ऐसे, इसको ऐसे ऐसे काट दें, चूँकि ये स्फेयर की तरह है, तो ये जो ऊपर की पट्टी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। यदि ऊपर की पट्टी को क्या बोल देंगे, क्रस्ट बोलते हैं। तो हम यदि पृथ्वी के क्रस्ट में देखें कि हमारा कार्बन कितना पाया जाता है, तो कार्बन जो है 0.02% पाया जाता है। और ये किस रूप में पाया जाता है, या तो ये किसी कार्बोनेट्स के रूप में होगा, अभी आगे देखेंगे कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो ये कार्बोनेट्स के रूप में होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद किसमें, कोयला में, अभी बताया, कोयला में, पेट्रोल में, पेट्रोलियम का है तो इसमें सारे आ जाएंगे जो
तरल है और गैस है, जो भी है, तो इन सारे जगहों पे हमें क्या मिलता है कि कार्बन पाया जाता है। ये कार्बन का इतना % पाया जाता है क्रस्ट में। यदि ऊपर जो अर्थ है उसके नीचे थोड़ा सा जाएं तो वो जो एरिया होगा, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाली पट्टी होगी उसको बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट के अंदर इतना पाया जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर को यदि देखें तो एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होता है कि CO2 पाया जाता है बहुत सारे। तो हम CO2 के रूप में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या, कितना पाया जाता है, 0.03% ये CO2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है कि इतना % जो हमारे पृथ्वी की चारों तरफ वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन का जो प्रेजेंस है ये हर जगह हमारे आसपास दिखता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा एक तरह से एलिमेंट है, और इसके एटम की स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें बहुत डिटेल में समझना होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे क्या देखेंगे, कार्बन के बारे में देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे कार्बन जो है कि दूसरे से रिएक्ट करता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन जैसे है, तो पहले हम वैलेंसी को पढ़ चुके हैं, वैलेंसी देखते हैं क्या होता है। तो वैलेंसी में हमने क्या पढ़ा है कि ये किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो हम पहले इसके आयनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो हम आयनिक कंपाउंड में पहले करेंगे, फिर कार्बन देखेंगे कि कार्बन किस तरह का कंपाउंड तैयार करता है, क्या ये आयनिक बनाता है या आयनिक के अलावा कोई दूसरा बनाता है। तो आयनिक कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या पढ़ा था हमने, NaCl का एग्जाम्पल लिया था कि NaCl जो है कि कैसे कंपाउंड तैयार करता है। तो हमने देखा था कि Na का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद लास्ट में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और Cl में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, 2 8 2 8 और 7। अब क्या होता है इसके बाद, एक इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन चूंकि कक्षा से दूर होता है, इसका फोर्स कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, तो इस पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो ये माइनस हो गया। तो अब ये क्या होते हैं कि इन दोनों के बीच में जब ये प्लस माइनस चार्ज हो जाते हैं, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है। इस क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये कौन सा, इस अट्रैक्शन फोर्स का क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन दोनों के बीच में, इसके कारण क्या होता है, ये दोनों एक पास आ जाते हैं। एक पास आने के कारण जो है कि ये NaCl बन जाता है, Na+Cl-, इसी के रूप में ये कंपाउंड रहते हैं। चूंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है कि ये एक दूसरे से बदलते हैं, इसलिए क्या होता है कि इनका जो
इनमें इनमें फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इस कारण से इनका मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होगा, इनका जो फिजिकल नेचर देखें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉयलिंग पॉइंट होगा, ये दोनों क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों ये दोनों ज़्यादा होंगे। ज़्यादा क्यों होंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण इनका जो है कि और इनके ज़्यादा होगा, और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि क्या करता है, शेयरिंग पे बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, इसलिए इस तरह के बॉन्ड जो इनके बीच में बनता है, इनको क्या बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, चूंकि आयन बन जाते हैं इसलिए ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये आयनिक बॉन्ड है। तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया। अब हम देखेंगे कि कार्बन क्या आयनिक बॉन्ड ही बनाता है या कोई दूसरा बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के बारे में बिल्कुल अलग स्थिति है। अब हम उसको देखेंगे कि कार्बन जो है कि कौन सा बॉन्ड बनाता है। कार्बन है हमारे, कार्बन और इसके कंपाउंड्स है, तो कार्बन पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है, रिएक्टिविटी होता है कि जैसे कोई 281 था या क्लोरीन था, जैसे क्लोरीन का ले लें, इसका क्या था 287 था। तो अब ये क्या करता है कि जो बाहरी सेल होता है इसमें चूंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन एन से ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कितना बना लेता है, 8 बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना जो सेल्स है उसको क्या करना चाहता है, फिल्ड करना चाहता है, पूरा कंप्लीट करना चाहता है। तो जो आउटर सेल को कंप्लीट करने का जो नेचर होता है, जो एक्टिविटी होती है, उसी के कारण इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि टू अचीव आउटर सेल ऑफ एन एटम टू बी कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड कैसे होगा, 2n² के अनुसार जो बोर ने दिया था कि कैसे फिल्ड होगा, तो इसमें 2n² के अनुसार KLMN सेल्स थे, तो उसके हिसाब से जो है कि उसके हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, जो बाहरी सेल्स है वो अपना पूरा करना चाहता है, और जब पूरा हो जाता है तब वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है किसी के साथ जुड़ के, फिर वो कंपाउंड तैयार करता है। अब हम देखेंगे इसमें कि NaCl का हमने देख लिया कि जो अनकम्प्लीट होता है वो 281 है, इसमें 281 है, तो इसका आउटर सेल 8 है, आउटर सेल 1 है, लेकिन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है इसको, क्योंकि इसका फोर्स कम हो जाता है, दे सकता है, और ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव कर लेता है, इसलिए अपना एक यहाँ दे दिया, तो इसका भी आउटर सेल 8 वाला हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 हो गया। तो इस तरह से जो आउटर सेल्स को कंप्लीट करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है, या एक्टिविटी भी बोलते हैं इसी को, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी। तो हमने एक्टिविटी और रिएक्टिविटी देख लिया। अब हम देखेंगे कि कार्बन क्या करता है, क्या रिएक्शन करता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेता देता है या कुछ और करता है। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन के बारे में, कि कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर। हम कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 6C 12 लिख देते हैं। ये मास नंबर है, मेनली हमें एटॉमिक नंबर लेके चलना है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन जाएगा, 6 का 2 4। इसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसको दो स्ट्रक्चर में देखेंगे कि होता क्या है। अब इसके बाद हम इसका दो स्ट्रक्चर बनाते हैं।
6 है, ये तो पता हो गया हमें। 2 और 4 होता है। अब हम इसका 2 कंपैरेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 हो गया, बाहर क्या हो गए 4। इसी तरह ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। 2 हो गया यहाँ पे, ये न्यूक्लियस हो गया, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी सेल में हो गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हम क्या देखेंगे कि क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे को। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास। प्रोटॉन है 6। इसका मतलब कि यहाँ पे यदि हम इसको दिखाएं तो यहाँ पे कितने हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ 6 प्रोटॉन प्लस है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस है इसका। तो अब हम देखेंगे कि अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये इलेक्ट्रॉन क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, या ये क्या करे चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो दोनों स्थिति में इसके सेल पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है कि किसी को दे देता है, तो ये क्या बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन दे, कोई इलेक्ट्रॉन 4 दे देता है, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ये C+4 बन जाएगा। ये क्या बना केटायन, धनायन जिसको बोलते हैं, धन आ गया तो केटायन हो गया वो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं देता है, क्यों नहीं देता है 4 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कि यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसको हमें दे देना किसी को, लेकिन ये देता नहीं है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ, इनके साथ जो अट्रैक्शन होता है इसका न्यूक्लियस के साथ, ये टूट नहीं पाता। इसलिए जो है कि इसको इलेक्ट्रॉन को अपने खोदता नहीं है, इसलिए जो है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन देता नहीं किसी को। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है किसी से, तो चूंकि हम देखते हैं कि यहाँ 6p+ है और ये 4 इलेक्ट्रॉन आने के बाद कितने हो गए इसके पास, 2 पहले से थे और 8 हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, यदि हम इसको बैलेंस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, यानी कि कार्बन पे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसका इसका मतलब कि 10 जो 6 प्रोटॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो जब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की स्थिति में नहीं होते, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं पाता और न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे भी नहीं सकता। तो इन दोनों ही कारणों से क्या होता है कि जब ये कैटायन और एनायन, इसको क्या बोलेंगे माइनस है तो एनायन, तो कैटायन और एनायन दोनों ही बनने की स्थिति में ये नहीं होता। इस कारण से एक दूसरा बॉन्ड ये बनाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम देखते हैं इसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड की क्या स्थिति होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं बनाया है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया, चूंकि ये दे देता या ले लेता तो ये क्या बना देता, आयनिक बॉन्ड बना देता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या करता है, हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, जैसे CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन क्या है, कार्बन है और इसके बाहरी सेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों तरफ से हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, इनके साथ सहयोगी बांड बना लेता है। इनका क्या होगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, और हाइड्रोजन के भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह से ये जो बांड बनता है इसको कौन सा बांड बोलेंगे, कोवैलेंट बांड। ये क्या हुआ, को का मतलब क्या हुआ, साझा करना,
ये क्या बना, साझा बांड बना। तो कोवैलेंट बांड क्या होता है, साझा करके बांड बनाते हैं, उनको कोवैलेंट बांड कहते हैं। तो इस तरह के बांड क्या हो गए, चूंकि कोवैलेंट बांड है तो ये आयनिक बांड से क्या होंगे, वीक होंगे। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रांग बांड थे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसमें उनके बीच आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण Na+ और Cl- जो बांड है ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसके कंपैरिजन में ए बांड क्या होते हैं, वीक होते हैं। इस वीक होने का मतलब इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो तो मीथेन के मॉलिक्यूल में इस तरह से ये बांड बना लिया। तो ये बांड क्या होते हैं, इसके कंपैरिजन में वीक होते हैं। ये चीज हो गई, दो चीज। इसके साथ ही क्या होता है कि चूंकि इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ये ज़्यादा था। और इसी तरह से अब इनका देखेंगे तो इसकी कंपैरिजन में इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या देखेंगे हम इसमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी के, चूंकि आयन नहीं होते इसमें, इसमें आयन होते हैं, इसमें आयन नहीं बनता। आयन न बनने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आसानी से फ्लो नहीं होती ऐसे एटम में। इस तरह से क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इनके पास नहीं है। जैसे Na+ और Cl- में चार्ज पार्टिकल हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से हो जाती है, इसमें इन कंपैरिजन नहीं होता। ये हमने जो कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन लिया है आउटर सेल का लिया है, क्योंकि इसके बीच में भी न्यूक्लियस है। अभी न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के बाद बाहर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वास्तव में कार्बन का देखें तो न्यूक्लियस हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा और बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन शो हुआ है ये बाहरी सेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इस तरह से बनाता है। और भी हम बांड बनाने को देख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का बांड बनता है तो वो कैसा बांड होता है, हमने कार्बन का एक ले लिया। और भी कोवैलेंट बांड के उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये साझा कर लिए, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हमें क्या बनाना है, O2। तो इसमें क्या होता है, इसके बाहरी सेल में कितने होते हैं, ये ऑक्सीजन है, इसमें कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6। इसके ले लेते हैं 2, 2 4, 2 6। इसका मतलब ये इसका साझा कर लेगा, तब 8 हो जाएंगे दोनों के। ये 2 इसके साथ भी देखेंगे, इस 2 को इसके साथ देखेंगे, इस तरह से क्या बन गया ये O2। 8 पूरे हो गए, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो क्या हो जाएगा, 2 6। तो बाहरी सेल में कितने बाहरी सेल में देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। इसी तरह इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के बांड बना लेंगे तो ये बन जाएगा O2। इसी तरह से हम क्या देखें, नाइट्रोजन का देखेंगे। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 5 2 5 होता है। यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन को देखें तो इसमें क्या होगा, 2 है इसके पास, 2 है, 2 है इसके पास, और ये 3 3 का बना लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 3 बांड हो गए, N2 बन गया। तो इस तरह से जो है कि, और एग्जांपल लेते हैं कार्बन के। जैसे कार्बन का क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एलोट्रोप होता है, इसको एक ग्रेफाइट भी होता है, इस ये भी कार्बन से बनता है। इसी तरह कार्बन से और क्या बनता है, डायमंड होता है, वो भी कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। और एक और कार्बन का एलोट्रोप पाया जाता है जिसको कि बकमिंस्टर, इसका इसका खोज किया था किसने, बकमिंस्टर, बकमिंस्टर उसका नाम ही था, बकमिंस्टर
फुलर ने किया था इसको, तो इसीलिए इसका नाम बक मिस्टर फ्लोरेंस रख दिया गया। तो ये कार्बन के सारे एलोट्रेव हैं। इसको C60 भी बताते हैं, C60 भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेथेन, ये सारे कैसे बांड बना रहे हैं, एक दूसरे तरह का बांड बना रहे हैं, कोवेलेंट बांड, जो कि आयनिक बांड नहीं है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।